नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी बाजार का पूरा हाल, आखिर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज पर कैसे बनाए रणनीति। ये सारी बातें बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में हम आपके सामने लेकर आते हैं और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतरीन रणनीति सुझाते हैं, जिसके जरिए आपको कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें बेहतर होने का, उसमें सुधार का पूरा मौका मिलता है। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कर हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया साहब जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज से बीरेन वकील साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीरेन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा भाव देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर का, और खासतौर पे सिल्वर की चर्चा आज सबसे पहले करनी जरूरी है। अगर हम सिल्वर में देखें तो भारी उतार चढ़ाव का मोमेंटम इस वक्त सिल्वर में हम देखें तो बना हुआ है। और 2 हफ्ते में हमने देखा कि एक अपसाइड मोमेंटम अप टू 16% देखने को मिला, और उसके बाद एक करेक्शन का दौर भी अब नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों में एक तरह का उछाल था, और 4 अक्टूबर में 1,70,415 का रिकॉर्ड बनाया था, और चांदी ने इस साल करीब 80% का टर्न दिया है, और गोल्ड ने इस साल 57%, प्लैटिनम में 75% टर्न दिया है। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो चांदी को एक तरह से अट्रैक्टिव भी बना रहा है और एक तरह से वॉलेटाइल भी बना रहा है। इन सब के बीच में अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप देखेंगे कि गोल्ड की कीमतों में गिरावट हावी है। एमसीएक्स पर 1,22,460 के पास है। कॉमेक्स पर सोना जो है $4100 के नीचे है, और करीब 1% की गिरावट कॉमेक्स पर भी हमें देखने को मिल रही है। ये पूरा ब्यौरा हमने बाजार का दिया। गोल्ड और सिल्वर का फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो अजय जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। हमें बताइए कि जिस तरह की फिलहाल स्थितियां हैं, और कहीं ना कहीं बार बार जो है वो नजरिया भी इस वजह से बड़ा बदलना पड़ जा रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि अलग ही रिकॉर्ड स्तरों पर गोल्ड और सिल्वर पहुंचता है, ठीक उसके अलग दिन एक उलट ही मार्केट नजर आता है। इस लिहाज से इस मार्केट को अपने तजुर्बे के आधार पर बताइए कि किस तरह से ट्रैक करना चाहिए और रणनीति रखनी चाहिए। देखिए, अगर सोने और चांदी की बात करें तो यस, पिछले 1.5 महीने जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट वॉलेटिलिटी वाला पीरियड रहा है। हमने अक्टूबर मंथ में देखा सोना 4483 का लेवल, जबकि चांदी मल्टी ईयर, यस तो नहीं बोलना चाहिए, डेकेड बोलना चाहिए, क्योंकि 1980 2011 ये ऐसे पीरियड हैं जब हमने $50 का लेवल छुआ और वहां से चांदी में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। बट इस बार हमने 50 का लेवल भी ब्रीच हुआ और प्राइजेस करीबन 53.5 तक पहुंच था। फिर हमने एक अच्छा फॉल देखा करीबन 18% का, और फिर प्राइजेस नया हाई मतलब 54-54.5 तक का लेवल छूते हुए देखा। तो ये वॉलिटिलिटी पिछले कई सालों में कभी नहीं देखी, बट आप देख सकते हैं $200-250 की तो मूवमेंट गोल्ड में आ रही है। सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये वॉलिटिलिटी के 2-3 फैक्टर्स है जो एक साथ चल रहे हैं। एक शटडाउन की वजह से कोई डेटा सेट नहीं था। इवन फेड की जो बैठक हुई है, अक्टूबर की रेट कट तो सही सताया है, लेकिन दिसंबर की रेट की जो प्रोबेबिलिटी 70% की थी, अब वो घटकर 40 के नीचे आ चुका है। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि ये रेट कट अब नहीं होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम फेड चेयरमैन को चेंज करेंगे, और अगर प्रेशर किया गया तो इमीडिएटली तो लग रहा नहीं है, बट आगे जाके रेट कट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। वहीं 6 महीने के हाई पे डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। रशिया यूक्रेन के वॉर में अब नया कड़ी जुड़ने वाली है कल, जब सैंक्शंस जो 2 ऑयल कंपनीज पे लगे कल से प्रभावी स्टार्ट होने हैं। अब ऊपर एक्शन क्या होगा, वहीं यूएस चाइना, यूएस इंडिया के ट्रेड टेंशंस अपनी जगह पे। तो ये सारी वॉलिटिलिटी की वजह से चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, दोनों में एक जबरदस्त मूवमेंट भी देखा और गेन्स भी अच्छे से देखा, और अब जैसे से फिल आउट हो रहा है इनमें बार बार में हम बड़ी गिरावट भी देख रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, ये जो अहम फैक्टर्स हैं ये काफी हद तक एक बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। और हमेशा ये माना भी जाता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट है या ग्लोबली
जिस तरह से घटनाक्रम बदलता है, देशों के बीच इक्वेशन बदलते हैं, और इसके साथ ही जिन जिन फैक्टर्स के आधार पर गोल्ड और सिल्वर मापा जाता है, वहां पर अगर एक्शन आधारित होता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोने और चांदी पर देखने को मिलता है, उनके भावों पर देखने को मिलता है। लेकिन अनुज जी, हमें ये बताइए कि अब एक चीज और है कि जिस तरह से इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है, जिस तरह से वहां पर एक तरह का हम कह सकते हैं कि बेहतर रिस्क सेंटिमेंट उभर रहा है, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है फिलहाल? कहीं ना कहीं बाकी चीजें तो अपनी तरफ हैं, लेकिन इस लिहाज से भी चूंकि आजकल की दुनिया में जो चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, वो बहुत सारी चीजों को तुलना भी करता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। हमने देखा है कि जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं सभी अपने हाई के आसपास हैं, चाहे वो यूएस का हो, जापान का हो, इवन इंडिया का इंडेक्सेस जो है वो सब अपने लाइफ हाई के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उसकी वजह से भी जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है वो जनरली हम देखते हैं होती हुई दिखती है। वहीं हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में थोड़ा सा स्टेबलाइज फॉर्मेट आता हुआ दिखाई दिया है। इवन दिवाली के बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस काफी हुए हैं। इवन गोल्ड का प्राइस अपने हाई से करीबन $300 करेक्ट हो चुका है। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से करीबन ऑलमोस्ट करीबन 10 करेक्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो अब गोल्ड और सिल्वर से शिफ्ट होती हुई इक्विटी मार्केट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कोई दो राय नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर अभी भी अट्रैक्टिव है। जो भी डिप्स आते हैं वहां पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। लोग अपना इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाएंगे वो फिर लग्जरी आइटम की तरफ शिफ्ट होगा, अगेन गोल्ड सिल्वर की तरफ शिफ्ट होता हुआ देगा। एक लंबी स्टोरी अगर हम बात करें सिल्वर की तो वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, बट शॉर्ट टर्म में कई बार ये चीजें इफेक्ट कर जाती हैं। बाकी अगर असेट क्लास में कोई मोमेंटम आ रहा है तो वो अमाउंट वहां से वहां शिफ्ट होता हुआ दिखता है। तो वो यहाँ पर हमें एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है, आप इंटरेस्ट रेट की बात करें यूएस को लेके तो वहां भी एफओएमसी मेंबर्स के बीच में अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हुआ है। यूएस में जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो अभी बना हुआ है। यूएस में जो जॉब का डेटा है भी कंसर्न है। तो अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मगर कहीं ना कहीं जो हमने की तरफ से एक पॉजिटिव क्यूज आते हुए वो मार्केट को कहीं ना कहीं सरपास करते हुए, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भाव काफी रेंज बाउंड मोमेंटम में है। पर मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 1.5 महीने और आपको एक रेंज के अंदर मूव करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट जरिए से थोड़ी वॉलेटिलिटी और बाकी चीजें इंपैक्ट होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है वो गोल्ड और सिल्वर की अभी भी अट्रैक्टिव बनी हुई है, वहां कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आई। और इस तरह की जो चर्चाएं रही हैं उसमें बहुत जरूरी रहता है कि हम आपको स्पेसिफिक नजरिया भी दें। बीरेंद्र सर, आपका अनुभव क्या कहता है? और खास तौर पे जाहिर सी बात है कि हाल फिलहाल जो रहा है कि जिस तरह की उथल पुथल रही है उसमें सेफ हेवन एसेट की मांग बढ़ी, लेकिन जो करेक्शन भी आया वो भी छोटा मोटा करेक्शन नहीं रहा। तेजी काफी बढ़ी है तो नेचुरली करेक्शन भी उस तरह का रहेगा। अभी हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा वॉलीटिलिटी इरप्शन यानी जो रेगुलर मूवमेंट की मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहेगा। ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा बन सकते हैं जो क्लासिकल डेफिनेशन है मार्केट्स की। तो जब तक मार्केट 20-22% करेक्ट नहीं होता तब तक मेन ट्रेंड जो है वो इंटेक्ट है ऐसा माना जाता है। जहां तक नजदीक की 4-6 वीक 2-4 वीक की अगर नजरिए की बात करें तो इसका टेक्निकल बैंड जो या रेंज का हो तो 45-53 के बीच का लग रहा है। एज लॉन्ग एज 45 होल्ड करता है तब बायस पॉजिटिव रहेगा। बट एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रिप्टो सेल ऑफ जो है उसमें जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है वो 1 ट्रिलियन हो गया। बिटकॉइन का जो सेल ऑफ है वो 30% बिटकॉइन डाउन हुआ है। साथ ही साथ कॉमेक्स में से वापस लंदन में जो चांदी आ रही है तो जो बैकवर्डेशन था वो अब लार्ज कैरी मार्केट हो गया। तो सप्लाई साइड की जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। तो मैं ऊपरी स्तरों में डिमांड चली जाती है, इतना हम कह सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके तजुर्बे का लाभ भी आप लें, और ऐसे बाजार में मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए इस तरह का मार्केट नया नया है, उनको इस तरह के मार्केट का अनुभव नहीं है। तो इसीलिए हमारे दिग्गज एक्सपर्ट के अनुभव उसमें बड़े काम आ जाते हैं, उसमें गाइडेंस बहुत आवश्यक हो जाती है। चलिए फटाफट कॉल्स भी ले लेते हैं। अजय जी, बताइए गोल्ड सिल्वर पर आपकी क्या राय है?
देखिए, मुझे लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो बिना स्टॉप लॉस को कोई काम करना नहीं चाहिए। ऑप्शन भी काफ़ी कारगर होता है ऐसे समय में। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सोने में बात करें तो सोने में मेरे को आज शाम के सेशन में गिरावट दिखाई दे रही है। इसके लिए गोल्ड मिनी का 1,23,000 का पुट खरीदूँगा ₹1,800 में। 1400 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 2,500 का टारगेट रखेंगे। वहीं अगर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो गोल्ड दिसंबर वायदा 1,23,000 में आप बेचें, 1,24,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट आपका 1,21,000 तक का रहने की उम्मीद है। वहीं अगर चांदी की भी अगर हम बात करते हैं तो चांदी में भी वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। कल हमने 159 का हाई होते हुए देखा बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दी। तो आज के लिए 1,55,000 का पुट लेना है। 4600 में 4,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5500 का टारगेट रहेगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर में 1,55,000 पे आप सेल करके चलिए चांदी को, 1,56,500 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 1,52,800 तक का टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। चलिए, तो एक बार मैं दोहरा देता हूं अजय जी की कॉल। गोल्ड मिनी 1,23,000 की पुट आपको खरीदारी करनी है। 1,800 का प्रीमियम याद रखिएगा, स्टॉप लॉस 1,400 का और टारगेट 2,500 यहाँ पर आपको सेट करने हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर्स में, आपको गोल्ड दिसंबर वायदा सेट करना है 1,23,000, स्टॉप लॉस है वो 1,24,000 का और टारगेट 1,21,500 के। अब पे आ जाते हैं। सिल्वर दिसंबर वायदा 15,005 1,55,000 का जो है पुट है वो आपको खरीदना है। याद रखिए, सिल्वर में 1,55,000 का पुट खरीदना है 4600 प्रीमियम पे, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 4,000 का, टारगेट 5,500 का। अब फ्यूचर्स में आपको बता दें, यहाँ पर सेल करना है दिसंबर वायदा 1,55,000 पे, स्टॉप लॉस 1,56,500, टारगेट 1,52,800 के। चलिए अनुज, मैं आपके पास आऊंगा। आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपके टारगेट्स। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि यूएस में शाम को डेटा आना है और थोड़ा सा अनसर्टेन सा माहौल है, और हमने कल भी एक रिकवरी लोअर लेवल पे आती हुई देखी थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर दोनों में ही देखने को मिल सकती है, प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो गोल्ड में करीब 1,22,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,21,750 का ले, टारगेट 1,23,500 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो 1,54,000 के आसपास सिल्वर में का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,53,000 का लगाएं, टारगेट 1,56,000 तक देखा जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदारी, अनुज जी की राय में गोल्ड आपको 1,22,100 के स्तर पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 1,21,750 का, टारगेट 1,23,500 के। सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 1,54,000 का स्तर ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस 1,53,000 का, टारगेट 1,56,000 के यहां पर नजर आ सकते हैं। बीरेन जी, हमें बताइए कि आप अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर्स को देखें तो आपको कहाँ, आपका क्या कहता है? फिलहाल दोनों मार्केट लिटिल बिट ओवर दिख रहे हैं, बट टू बी सेफर साइड मेरी प्रिफर्ड एसेट सोना रही है, क्योंकि यहाँ जो प्रोफाइल है डिमांड का वो इंस्टीट्यूशनल सेंट्रल बैंक्स वो है। तो यहाँ कहीं मीनिंगफुल करेक्शन मिले $3,800 के आसपास का, तो मैं बाई प्रेफर करूंगा। करेक्शन में खरीदारी, बाय ऑन डिप्स $3,800 का लेवल याद रखिए। साफ तौर पर गोल्ड में प्रेफर्ड जो है साइड वो बीरेन जी की राय में गोल्ड ही है फिलहाल। चलिए अब जरा आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। गगन है हमारे दर्शक लुधियाना से, और इनका सवाल गोल्ड पे है। अजय जी, आपके पास आऊंगा। पूछ रहे हैं अगले 1-2 दिन में सोने का दाम और घटेगा या कोई उछाल आ सकता है? अजय जी, आपको जरा अनम्यूट कर लीजिए। माफ कीजिए। जी। मुझे लगता है गोल्ड में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। जैसा भी आपने 2 दिन पहले कहा, 2 मिनट पहले कहा भी, मार्केट में मोमेंटम बहुत है। एक दिन हम तेजी देख रहे हैं, एक दिन मंदी देख रहे हैं। कुल मिला के मुझे लगता है मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा $4,000 से 4250 का लेवल दिखा दिया। तो अगले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि प्राइजेस में दबाव है। जब तक ये 4125 जो कल का हाई था इसके ऊपर नहीं जाता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस 4,000 का लेवल पहला सपोर्ट और उसके नीचे
39.60 का लेवल भी तोड़ सकता है। सामने एक्सपायरी भी है, इसके लिए दबाव है। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करूं, जब तक प्राइजेस 1,25,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड नहीं करे, नीचे में 1,21,500 से 1,20,000 का लेवल देखने मिल सकता है, क्योंकि डॉलर में भी अब स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख पा रहे हैं। चलिए, तो लेवल्स का विशेष ध्यान रखिए और जाहिर सी बात है वोलेटाइल मार्केट में बहुत आवश्यक है कि आप अपनी रणनीति को रिफाइन करते रहें। राजेश सोनी का सवाल लेंगे और इन्होंने झांसी से हमें अपना सवाल भेजा है, झांसी उत्तर प्रदेश से। चांदी में फिजिकल में इन्होंने 1,66,800, अनुज जी मैं एक बार फिर से बता दूं, 1,66,800 ये लेवल पे इन्होंने चांदी में फिजिकल में खरीदारी की। पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। इन्होंने चांदी 800 में लिया, तो इसका मतलब इन्होंने फिजिकल बाय करी है, क्योंकि फ्यूचर्स में तो ये रेट नहीं गया था। और इनका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली फिजिकल में लिया है तो एक पोजिशनल बेस पे रहेगा। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि चांदी अगर आप 2026 की बात करें तो हम expect कर रहे हैं कि 60 से लेकर $70 तक के लेवल दिखा सकती है, तो इनका रेट यहाँ पर आ सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट है, बट हाँ अगर ये आगे 2026 तक होल्ड करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो डेफिनेटली ये इनको रेट मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह आपको मिलती हुई बढ़ते हैं आगे और अब जरा क्रूड को भी अपने आधार पर ले आते हैं। क्रूड में आज रिकवरी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $64 के पार इस वक्त जाता हुआ। WTI क्रूड की अगर हम बात करें तो $60 के करीब इस वक्त नजर आ रहा है। MCX पर कच्चा तेल 5300 रुपए के आसपास है। अब क्रूड को इम्पैक्ट क्या कर रहा है वो ट्रिगर्स भी जान लीजिए। ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो ईज आउट होती नजर आ रही है। बहुत सी चीजें जो हैं वो बड़े बड़े देशों के बीच एक तरह से नॉर्मलाइज हो रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट से लोग बच रहे हैं, खासतौर पे बड़े लीडर्स। उसका इम्पैक्ट पर क्रूड में देखने को मिल रहा है। रूस यूक्रेन में सीज फायर को लेकर से पहल शुरू हुई है, मतलब बहुत बड़ा है ये तो उसके लिए। और जेलेंस्की के शांति प्रस्ताव मानने की सलाह से एक तरह का कहते हैं ना ऑप्टिमिज्म बढ़ा है। ये कुछ अहम चीजें हैं जो क्रूड को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। वीरेन जी, क्रूड पर अगर आप कवर करते हो तो प्लीज राय दीजिए। क्रूड में वैसे 55 से 65 65 बेसिस ब्रेंट, ये एक बैंड एस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन है। चाइना का डिफ्लेशन ऊपर डिमांड को रोकता है, और जब जब ये स्पेशली यूक्रेन रशिया डिसरप्शन आता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तनाव को देखते हुए, तो नीचे में बिकवाली भी कम हो जाती है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें ओवरली बेरिश नहीं रहना चाहिए। 50-55 एक फ्लो के हिसाब से काम करेगा, तो आई प्रिफर बाय ऑन डिप्स। 5200-5300 का जो लेवल है उस पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5080 5120। ठीक है, 5080 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करते हुए आपको कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की नीति अपनानी है और लेवल्स भी आपको बीरेन जी ने बता दिया। अजय जी, क्रूड आपकी राय क्या है और इसके साथ ही अपनी भी देते जाइए। ये अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, बिकॉज IEA की जो रिसेंट अपडेट है वहां पे हम देख रहे हैं सप्लाई ठीक ठाक है डिमांड के मुकाबले। हालांकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ नए अटकलें दिखाई देगी अगले 2-5 दिनों के अंदर। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जो सैंक्शंस की डेडलाइंस है कल से लागू हो जाएगी, उसका एक सपोर्ट हम बोल सकते हैं मार्केट में है। और इंटरनेशनल में $66 के ऊपर नहीं और 60 नीचे नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी 52 से 54 की रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो आज के लिए बाय कीजिए 5250 में, 5170 का स्टॉप लॉस रखिए, 5360 का टारगेट रहे। तो ये है राय क्रूड जो है वो 5300 की कॉल आपको लेनी है खरीदारी के स्तर पे। 180 के प्रीमियम पे स्टॉप लॉस यहाँ पर 140 का, टारगेट 240 के। इसके अलावा आपको क्रूड ऑयल दिसंबर आपको 5250 के लेवल पे खरीदना है और स्टॉप लॉस 5170 का, टारगेट 5360 के यहाँ पर नजर आ सकते हैं। चलिए
इन सब के बीच में अब जाहिर सी बात है कि अनुज जी, मुझे आपके पास भी आना होगा। हमें बताइए क्रूड पर आपकी कॉल्स क्या कहती हैं? क्रूड अगर आप देखेंगे तो पिछले जब से यूएस में इकोनॉमी गवर्नमेंट शटडाउन से ओपन हुई है, धीरे धीरे बाहर आ रही है, तो हम एक अच्छी खासी डिमांड क्रूड में आती हुई देख रहे हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में क्रूड के में लोअर पे रिकवरी देखने को मिली है। दूसरा सीजन विंटर सीजन की डिमांड है, जो कि हम देख रहे हैं कि एनर्जी सेगमेंट में पूरा आती हुई दिख रही है। थर्ड पॉइंट की फेस्टिवल सीजन है, उसकी डिमांड का एक्सपेक्टेशन की वजह से भी हम एक लोअर लेवल पे खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि क्रूड के भाव में आज एक खरीदारी का माहौल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 5280 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5220 का लगाएं, टारगेट 5380 तक देखने को मिल सकता है। सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग के टेक्निकल चार्ट्स पे बन रहे हैं, मुझे लगता है कि रिकवरी क्रूड में आ सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो क्रूड में खरीदारी की सलाह अनुज जी की राय में यहाँ पर 5280 का जो स्तर है वहां पर खरीदारी की आपको सलाह मिलती हुई। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना है 5220 का, और स्टॉप टारगेट यहाँ पर होंगे 5380 के अनुज जी की राय में। सवाल भी हमारे पास आए हुए हैं। अब नेचुरल गैस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, ज़रा उनको बारी बारी से जानते हैं, समझते हैं। और नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो नेचुरल गैस की 420 रुपए करीब है, करीब आधे % का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। जो सवाल हैं दर्शकों के, उनमें नेचुरल गैस पे 2 सवाल हैं मेरे पास। अजय जी, सबसे पहले मैं उस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक हैं हर्ष, जयपुर से, और हर्ष का सवाल है कि नेचुरल गैस में फ्यूचर्स में खरीदारी करें या बिकवाली करें, टारगेट और स्टॉप लॉस एडजस्ट कर देंगे तो बेहतर होगा। अजय जी। हम सीजनलिटी के एकदम सेंटर में है। जनरली विंटर्स पे डिमांड ज्यादा रहती है, तो रिसेंट डेटा आया है कि यूक्रेन भी यूएस से गैस परचेज कर रहा है, और यूरोप भी हम देख रहे हैं बाइंग, तो एक्सपोर्ट के नंबर्स भी ठीक ठाक है। विंटर एज ऑफ माइल्ड है, लेकिन आने वाले दिनों में विंटर जैसे जैसे बढ़ेगी तो हीटिंग डिमांड बढ़ेगी। तो आई थिंक नेचुरल गैस में तेजी है। बार बार में हम देख रहे हैं 400 405 का लेवल छूता है और करेक्ट कर जाता है, बट कहीं ना कहीं आज इन्वेंटरी थोड़ा और सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक बाय साइड आना चाहिए। 400 पे बाय कीजिए, 390 का स्टॉप लॉस लगाइए, 415 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, अगर ये 418 के लेवल ब्रीच करता है तो एक शॉर्ट स्क्वीज होता हुआ दिखाई देगा, जो 440 का लेवल भी दिखेगा, और उसको सपोर्ट जो मिलेगा वो वेदर की वजह से मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव नजर आता हुआ नेचुरल गैस में। अजय जी की राय में आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में 390 का स्टॉप लॉस, 415 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह। एक और नेचुरल गैस पे सवाल है, और अगले महीने के लिए क्रूड और नेचुरल गैस में नजरिया बताएं। अनुज जी बताइए क्या सलाह होगी। राहुल पूछ रहे हैं दिल्ली से, 1 महीने का नजरिया क्रूड और नेचुरल गैस पे। देखिए, दोनों ही हमको पॉजिटिव लगती है, क्योंकि विंटर सीजन की डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो यहाँ पर हमने रिकवरी देखी है क्रूड में लोअर लेवल से, वो भी यहाँ पे सस्टेन हो सकती है। तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड में करीबन 5400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और नेचुरल गैस भी लग रहा है कि करीबन 410 से लेकर 415 तक के लेवल नेचुरल गैस में आ सकते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव साइड में है, और दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। तो दोनों में ही खरीदारी करके चलने की सलाह। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखें। समय कम है, फटाफट से जरा मेटल्स को भी अपने रडार पे लेकर आते हैं। बेस मेटल्स का क्या है हाल, जरा देखिए। कॉपर का भाव 1000 रुपए के करीब, एल्यूमिनियम के भाव में भी हल्की तेजी, जिंक में भी 1% की तेजी, और लेड के भाव में हल्की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बीरेन जी बताइए, बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया बन रहा है मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि एक दिन चलता है फिर कहीं कहीं एक करेक्शन आ जाता है। सप्लाई साइड की थोड़ी वीकनेस है। चाइना में कैपेसिटी कट, सप्लाई कट आ रहा है, और स्टिमुलस पैकेज की बातें हो रही है। अगर स्टिमुलस पैकेज आता है तो यहाँ से अपसाइड रिकवरी कॉपर में 1015-17 के आसपास, और जिंक में तो ऑलरेडी मार्केट काफी टाइट है, वो शायद अब में 310-12 तक जा सकता है। फटाफट से, मेरे पास समय कम है, तो अपनी जो बेस मेटल्स की कॉल्स हैं वो जरा बता दें। मेटल में यस, आज इंट्राडे के हिसाब से पॉजिटिव है, जहां पे कॉपर 1000 के ऊपर के चलिए, 994 का स्टॉप लॉस रखिए, 1010 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। जिंक में काफी अच्छी रिकवरी आई है, उम्मीद नहीं थी मुझे भी, बट मुझे लगता है
303 पे लिया जा सकता है, 301 का स्टॉप लॉस रहेगा, 306 का टारगेट रहेगा। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो काफी बड़े गिरावट के बाद एक टेक्निकल पुलबैक के लिए तैयार। 264 पे लीजिए, 262 का stop लगाइए, 267 का टारगेट रहेगा। चलिए, तो फटाफट से अजय जी ने आपको तमाम जो हैं कॉल्स बता दी। कुछ छूट जा रहा है तो ये पूरा शो यूट्यूब अपलोड होगा, तो आप वहां से रिविजिट कर सकते हैं। अनुज जी, आप भी फटाफट से बताइए अपने बेस मेटल्स पर राय, आपकी कौन सी हैं वो भी बताएं। बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, आज इंट्राडे में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो कॉपर करीबन 1000 के आसपास खरीदारी का स्टॉप लॉस 994 का लगा है, टारगेट 1010 तक देखने को मिल सकता है। जिंक मुझे लगता है कि अगेन आउट परफॉर्म करेगा, तो जिंक करीबन 302 के आसपास खरीदारी करें। 299 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट करीबन 307 देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव बायस में है और इवनिंग के सेशन में भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अनुज जी की राय भी पॉजिटिव कहीं ना कहीं बेस मेटल्स पर भी आपको बता दिए गए, और बाकी हमने फंडामेंटल भी बीरेन जी के जरिए आप तक कि आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अजय जी, आखिरी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। एग्री कमोडिटीज बच गई हैं, जरा अपनी कॉल्स वहां दें। कमोडिटी में अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो मसले पे होना चाहिए। वॉलिडिटी अच्छी है लेकिन फंडामेंटल काफी साउंड है। हल्दी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे 14,200 पे आपको लेके चलना है, 14,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 14,600 का टारगेट रहेगा। स्टॉक कम है और डैमेजेस अभी दिखाई दिए, जीरा और धनिया पिछड़ती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते दोनों ही काउंटर में तेजी रहेगी। हालांकि जीरे में थोड़ा पुल बैक मिल सकता है, तो 21,200 लीजिए, 20,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 21,700 का टारगेट रहेगा। लास्ट करने की बात करें तो पहले भी मैंने बताया था 800 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट रहेगा, 9,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 8800 पे लीजिए, दिसंबर वाइदा 8700 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएट टारगेट 9,000 तक का लेवल हम धनिया में भी देखें। चलिए, तो ये तमाम राय एक बार फिर से दोहरा देता हूं। हल्दी दिसंबर वायदा 14,200 के लेवल पे, स्टॉप लॉस 14,000 का, टारगेट 14,600 के। जीरा में दिसंबर की सीरीज की खरीदारी 21,200 के लेवल पे, स्टॉप लॉस 20,900 का, टारगेट 21,700 के। धनिया भी खरीदारी करके चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस यहां पर आपको 8,700 का और टारगेट 9,000 के नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जी। इसके साथ अनुज और बीरेन जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही और तमाम काम की बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप मेरे ईटी नाउ स्वदेश, नमस्कार।